चलिए आज की वीडियो में हम 10th क्लास के जो पहला टॉपिक है मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लास्ट का जो टाइम बचा हुआ है बच्चों के लिए, ये रिवाइज का टाइम है। तो इन वीडियोस को देखेंगे फटाफट, बिल्कुल कम समय का होगा, लगभग 7 से 8 मिनट का होगा। और हर एक चैप्टर के लिए मात्र 2 वीडियो जाएंगे मैथमेटिक्स का, चाहे वो साइंस का हो। पहले में उसका फाइनली जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जामिनेशन में रिक्वायरेबल होगा, बकवास बिल्कुल नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो एक वीडियो में उसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा उसको डिस्कस किया जाएगा, और जो दूसरा वीडियो होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वही। टोटल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, जो एग्जामिनेशन में रिक्वायरेबल होता है उसी पर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम फैक्ट फटाफट आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल कम समय का होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक बार देखने के बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे, मतलब इजी टू हार्ड क्वेश्चन बना पाएंगे। कंसेप्ट हार्ड क्वेश्चन को लेकर के होगा। जब आप हार्ड क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे तो इजी क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। तो ध्यान दिया जाए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपका यहाँ पे इस वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। सबसे पहले कि अगर संख्याओं का अगर सबसे बड़ा कोई फैमिली है, मतलब सबसे बड़ा संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार पूछा जाए, तो संख्याओं का सबसे बड़ा जो परिवार है सर, वह वास्तविक संख्याओं का ही है। ध्यान दीजिएगा कौन सी है, तो वास्तविक संख्याओं का परिवार सबसे बड़ा है। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी प्राइमरी बेसिस नंबर्स हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये इत्यादि सभी संख्याएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो संख्याओं का सबसे बड़ा फैमिली होता है वास्तविक संख्या। अब दूसरी बात है सर कि जो संख्या रेखा जो हम पढ़ते हैं, ये संख्या रेखा, तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक पॉइंट है, संख्या रेखा का प्रत्येक जो बिंदु है, ये समझ जाइए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखेंगे ये वास्तविक संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है। याद रखेंगे ये कुछ दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ा फैमिली वास्तविक संख्याओं का, और संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है, ये हर एक बिंदु एक वास्तविक संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा इस चैप्टर में हमको 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, प्रमेय के बारे में पढ़ना है। पहला प्रमेय क्या है उसके बारे में देखेंगे, फिर दूसरा प्रमेय। तो देखेंगे पहला जो इसमें का प्रमेय है सर, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और दूसरा जो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये दोनों के बारे में अच्छा से डिस्कस कर लेंगे, आपका ये इसका कांसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम अंकगणित के आधारभूत। पहला प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल आसान है, देखेंगे ये कहता क्या है कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो तो उनके डिवीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं उसके इंटरनल पॉइंट पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक 13 ये एक संख्या है और एक संख्या 3 है, ये 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं। तो अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि 3 से हम डिवाइड करते हैं 13 में, तो हो जाएगा 3 चौका 12 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर शेष मतलब 1 बच जाएगा। तो मेरे पास संख्याएं थी मात्र 2, ये 13 और 3, लेकिन जब विभाजन का प्रोसेस किया गया तो सर इसमें 2 और संख्याएं मिल गई हमको, एक 4 मिल गया और एक 1 मिल गया। तो इसको जो हम कहते हैं भागफल कहते हैं, क्वाटिएंट, और यहाँ वाले संख्या को हम कहते हैं रिमाइंडर मतलब शेष। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहना है कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो तो उनमें 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक भी शामिल होते हैं, जिनमें एक भागफल होता है और दूसरा शेषफल होता है। अब फोकस करने वाली बात है कि सर ये शेषफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इस पर जितने भी प्रॉब्लम्स बनेंगे वो सब शेषफल पर डिपेंड करेगा। इसलिए शेषफल को ध्यान में रखना है, शेषफल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। शेषफल अगर गड़बड़ हो गया आपके कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। तो ध्यान देना कैसे क्या करना है। अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं 12 में, तो 3 चौके 12 हो जाएगा,
और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हर केस में ध्यान दीजिएगा जो डिवाइजर होगा, भाजक होगा, उससे छोटा ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 से डिवाइड किया गया और शेषफल अगर 4 आ गया तो ये तो गलत ही है, क्योंकि शेषफल कभी भी डिवाइजर से अधिक नहीं होगा। अगर ऐसा आता है तो फिर से डिवाइड की क्रिया करनी होगी, भाग फिर से लग सकता है। तो हर हाल में शेषफल भाजक से कम होता है, इस पर फोकस करना है। तो वही यहाँ निकल के आता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो, मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, तो इसमें ए बड़ा है बी से, तो जाहिर सी बात है कि हम ए में भाग देंगे बी से, ए में भाग देंगे बी से। तो जैसे ही हम ए में भाग देते हैं बी से, तो एक भागफल आता है जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, और जो लास्ट में शेषफल आता है सर रिमाइंडर आर से डिनोट करते हैं। तो ये इस प्रकार फॉलो होता है, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये a जो है ये भाज्य वाली संख्या है जिसमें हम भाग के काम कर रहे हैं। दूसरा जो है ये b, ये भाजक है। उसके बाद ये जो है q, ये भागफल है, ये भागफल है। और लास्ट में जो r है ये शेष का काम कर रहा है, ये शेषफल है। ठीक है, लेकिन यहाँ शेषफल के कैरेक्टर को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। शेषफल जो है सर ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा सर ये b से छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, आर के लिए कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर के ये एकल विभाजन प्रमेय का लागू होता है। और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी डिपेंड करता है। ये संख्याओं के रूप भी, जैसे सम संख्याओं के रूप क्या होते हैं, विषम संख्याओं के रूप क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये रिमाइंडर का मतलब है कि ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और ये हमेशा भाजक से छोटा होगा। अच्छा, इसको ये चेंज करके भी लिख सकता है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि 0 यहाँ तो आर हो जाएगा ऐसे, 0 इधर लिखता है, तो अभी ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अब बी से छोटा। तो ये इस दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एकलिट विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों तो दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक और उसमें शामिल होती हैं, जिनको हम भागफल और शेषफल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इस प्रकार होता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिएगा इसका यूज कहाँ हम करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसका जो यूज है सर, इसका जो यूज है, सबसे पहले समझिए कि इसका फैक्ट जो है, सबसे पहले ये दो धनात्मक दो धन पूर्णांकों पर ही लागू होता है। दो धन पूर्णांकों के लिए ही सत्य है, इससे ज्यादा नहीं, 3 के लिए नहीं, 4 के लिए नहीं, केवल दो धन पूर्णांकों के लिए ही लागू है। और दूसरी जो बात है, उनके एचसीएफ निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मौसा निकालने के लिए एक टेक्निक कह सकते हैं और विधि है। और तीसरी बात अगर इसको देखेंगे सर, तो ये जो भाग की क्रिया है, भाग क्रिया, ये भाग क्रिया का टेस्टिंग मेथड है। ध्यान दीजिएगा सर, ये टेस्टिंग मेथड है, मतलब भाग क्रिया का टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया एकलिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम ये दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए करते हैं, उनका मौसा निकालने के लिए करते हैं, और भाग क्रिया सही है या गलत है उसके टेस्टिंग के लिए करते हैं। दूसरा प्रमेय देखेंगे अब, चलिए दूसरा देखेंगे, ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे। दरअसल ये भी कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछेगा कि एकलिट विभाजन प्रमेय क्या है, लिखे, ये नहीं, चांसेस बहुत कम रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए। या अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, इसको डिस्क्राइब करें, लिखे, ऐसा नहीं। इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर ध्यान देना। सबसे पहले इसको समझेंगे, एक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहता क्या है कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या, आप समझेंगे पहले, ये भाज्य संख्याएं, इनको संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, मतलब जो संख्याएं कटने वाली होती हैं, स्वयं और एक को छोड़ के, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं नहीं कटती हैं। अब देखिए ये प्रमेय कहता है कि भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये यही इसका मोटो है, मतलब भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना है, अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा, तो 12 लिखा, तो सबसे पहले 12 का ये डिवीजन मेथड यूज करिए, तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ सर कि 2 × 2 × 3, दैट मीन
2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1। बस यही इसका मेन मोटो है कि भाग संख्याओं को हम ऐसे लिखेंगे, यही ये कहता है। जैसे मान लीजिए 18 है या 24 है, जो भी हो 18 हो, इसको डिवाइड करिएगा तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, चूंकि 2 बार आया है यहाँ पे, ये 2 बार आया था तो ऐसे लिखा गया। तो यही ये कहता है कि भाग संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका हम यूज कहाँ करते हैं, किस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, प्रश्नों को बनाने के लिए करते हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए इसका यूज कहाँ है, ये बहुत ज्यादा फैक्ट करता है। तो देखो है ना, तो देखिए इसका जो है संख्याओं के मस और लस, मतलब जो एचसीएफ और एलसीएम है, उनका निकालने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। मतलब अंकगणित आधारभूत प्रमेय में जो है संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद उनके बेस पे उनका मसा और लसा जो है आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यूज है। और इसके बेस पे क्वेश्चन के जो आइडेंटिटीज है, मतलब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के अस्तित्व का भी क्वेश्चन इसे बनता है। तो हम लास्ट में अब देखेंगे क्या कि जो परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं, उससे रिलेटेड जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, संख्याओं के दशमलव प्रसार, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं दशमलव प्रसार, लास्ट टॉपिक है वीडियो का। देखिए तो अब हम जानेंगे संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो देखिए संख्याओं के दशमलव प्रसार ये 3 तरह के होते हैं। देखिए पहला जो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सर, पहला जो है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा है अशांत अनावर्ती या अनवसानी ये 3 प्रकार के। अब ध्यान देना कि ये क्या क्या होते हैं। तो दशमलव प्रसार में जो पहला है शांत दशमलव प्रसार, इसमें क्या होता है कि जब संख्या को भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद चाहे वो 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद संख्या फाइनली कट जाती है, उसको शांत कहेंगे। मतलब दशमलव के बाद वो कट जाना उसका इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के शांत होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर सर हम लिखते हैं कि 13/8, ऐसे तो डिवाइड करते हैं 8 से 13 में, तो हो जाएगा आपका 13, 8 एकम 8, ऊपर से आ गया 5, पॉइंट देंगे ये हो जाएगा। तो 8 छके 48 हो जाएगा, उस पर से आ गया 2, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, उसके बाद आ गया 4, तो 8 पची 40, मतलब देखिएगा 1.625। तो देखिए 3 डिजिट के बाद कटा, लेकिन कटा तो वहीं पर आएगा कि दशमलव के बाद फाइनली कटनी चाहिए, उसको हम शांत कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि 3/5 भी कहते हैं, 3/5, तो अगर 3/5 से डिवाइड करते हैं 3 में तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट ये 6/25, तो ये आपका हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद कट गया, तो इन तरह की संख्याओं को हम शांत कहेंगे। अब देखिएगा अशांत आवर्ती क्या। अब देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है कि संख्याएं दशमलव के बाद तो कटती नहीं है, लेकिन एक ही अंक या एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, मतलब पुनरावृत्ति होती है। इन द सेम वे, जैसे अगर मान लीजिए कि 20 में भाग देना है, 3 से भाग देना है, 20 में 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम इस डिवीजन को देखें तो 3 से डिवाइड करिए 20 को, तो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा, ऊपर से 2 उतरेगा, पॉइंट दीजिएगा, फिर 6 3 का 18 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 0 6 3 का 18 हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा 6 3 का 18। मतलब क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 6.666 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें क्या है कि दशमलव के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 6.6 का ऐसे रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को हम अशांत आवर्ती कहते हैं, मतलब कटेगी तो नहीं, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, तो ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती कहलाती है। लेकिन अब देखेंगे अशांत अनावर्ती और अनवसानी, ये दोनों से बिल्कुल हटके है। इसमें क्या होता है कि ये ना ही दशमलव के बाद तो कटती है और ना ही रिपीट होती है, मतलब दशमलव के बाद नहीं कटने के बावजूद अलग अलग संख्याएं आती है। जैसे मान लो कि 2.0100100001 एंड सो ऑन। देखिएगा दशमलव के बाद तो कटी नहीं, लेकिन अदल बदल की संख्याएं आ रही है, तो इनको हम अशांत अनावर्ती या अनवसानी कहते हैं। या देख लेंगे हम लोग, ऐसा और भी एग्जांपल देखते हैं, 0 1 2 5 9 6 3 1 6 9
3 2। तो ऐसे देखिए, तो चेंजमेंट बिल्कुल हो रहा है सब में, तो ना ही कट रहा है और ना ही एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती कहेंगे। और देखेंगे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया या पाई हो गया, इनका भी एक्सपेंशन जो है इसी प्रकार का आता है। कैसे? अशांत अनावर्ती या अनुसानी को। अब इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल कर सामने आता है, क्या है इस पर ध्यान देना। अब देखिए यहाँ शांत है तो इसको ऐसे बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ अशांत अनावर्ती है तो ये बाटा में संख्याएं थी 13/8, इसको ऐसे कन्वर्ट करके देखा गया। इस उसी तरह यहाँ 20/3 करके इसको जो है कन्वर्ट करके देखा गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसको बाटा में लिखा गया था फिर कन्वर्ट करके देखा गया। इन द सेम वे, मतलब शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याओं को हम इजिली p/q के रूप में बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि ये अशांत अनावर्ती अनुस्मानी को हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती वाले होते हैं, इन दोनों को हम परिमेय संख्याओं के कैटेगरी में रखते हैं। किसके? परिमेय संख्या कैटेगरी में। और ये जो होता है इसको अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय, ये शांत और अशांत आवर्ती परिमेय होते हैं, अगर अशांत अनावर्ती ये अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ तक जो है इस चैप्टर का पूरा जो है कंसेप्ट आया। आगे की वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड जैसे परिमेय अपरिमेय में क्या ज्यादा बेसिक डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हार्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और संख्याओं के जैसे विषम संख्याओं के प्रारूप, सम संख्याओं के प्रारूप, इस पर हम बेसिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और वैसे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, इसके लिए लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे।